ओके, सो वी आर डूइंग मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी और इसमें हम ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कर चुके हैं. Now we have to begin with the third method, that is correlation method. अब साइकोलॉजिकल रिसर्च में हमें दो वेरिएबल्स के बीच में बहुत बड़ी ना रिलेशनशिप जानना होता है. प्रिडिक्शन पर्पसेस के लिए ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम क्यों कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, क्योंकि हमें प्रिडिक्शन करनी है. तो मतलब अगर हमें ये जानना है कि अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम में और मार्क्स में क्या रिलेशनशिप है, तो ये जानने के लिए हमें कोरिलेशन मेथड जो है हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अब जो मेथड है वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल जो भी हमने ले रखे हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड भी हैं या नहीं है. ये चीज जानने में हमें कोरिलेशन मेथड जो है हेल्प करता है. ऑल्सो इस मेथड से हमें एक जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन भी समझ में आती है कि किस तरीके की स्ट्रेंथ है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है. अब ये जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है वो हम एक नंबर से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है ये रेंज करता है +1.0 से लेकर -1.0. ठीक है. इसके बीच में ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है रेंज करेगा और ये हमें बताएगा कि जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स उसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है. ठीक है. अब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो है 3 तरीके के. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. अब ये अच्छे तरीके से समझना, जिनके पास इको है उनको वैसे ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. तुम्हारे पास इको है, ठीक है, कोई बात नहीं, I'll make it easier for you. और वैसे ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है भी नहीं, बस अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा. बट अगेन अच्छे से समझना, क्योंकि आगे ये कोरिलेशन वाली चीज जो है वो 12th में भी जाती है. ठीक है. अब जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इसमें इफ x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस. अब सपोज करते हैं कि हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं, एक को मैं बोल रही हूं x, पहला जो वेरिएबल है वो है अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम. वेरिएबल 2 जो है जिसको मैं y बोल रही हूं वो है मार्क्स या फिर एकेडमिक रिजल्ट्स. ठीक है. ये दो वेरिएबल्स हैं. अब पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है, x इंक्रीज करता है तो y भी इंक्रीज करता है. मतलब अगर आपका अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इंक्रीज करेगा तो आपके मार्क्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके का डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. इसके बाद में आ जाते हैं नेगेटिव कोरिलेशन पे. इसमें अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा. यानी कि अगर सपोज करते हैं, अब इसमें मैं वेरिएबल ले लेती हूं, पहला वेरिएबल है स्टडी टाइम, दूसरा वेरिएबल है प्लेइंग टाइम. तो मतलब अगर स्टडी टाइम इंक्रीज करेगा तो प्लेइंग टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. स्टडी टाइम डिक्रीज करेगा तो प्लेइंग टाइम इंक्रीज करेगा. तो दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें होता है इनवर्स रिलेशनशिप. जो थर्ड है वो 0 है, मतलब नो रिलेशनशिप या फिर बहुत ही ज्यादा वीक रिलेशनशिप. जैसे
स्टडी टाइम और हंगर के बीच में देयर इज नो रिलेशनशिप, तो ये क्या हुआ, जीरो कोरिलेशन हुआ। वैसे ज्यादातर चीजों में जीरो हो नहीं सकता, कुछ परसेंटेज ऑफ रिलेशनशिप होता है, लेकिन बहुत वीक रिलेशनशिप है, इसलिए हम उसको मान रहे हैं कि वो जीरो रिलेशनशिप है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पर बात करी थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, कि ये जो ये अभी हमने बात करी डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप की, जो कि अगेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ही निकलेगा। अब क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो सपोज करते हैं कि अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम और मार्क्स के बीच में जो मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल कर आया, वो निकल कर आया 0.98। 0.98 किसके करीब है, 1 के करीब है या -1 के करीब है, 1 के करीब है। तो मतलब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि 0.98 इज वेरी क्लोज टू 1। ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन। अब इसमें जो मेरे पास में नंबर आ रहा है वो आ रहा है सपोज 0.95। अगेन किसके क्लोज है ये, -1 के। तो मतलब एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, और क्योंकि 0.95 -1 के बहुत करीब है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब इसमें ऑब्वियसली जो हमारे पास में कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा वो 0.15 आ सकता है। 0.15 इज वेरी अवे फ्रॉम 1, तो इसलिए जो रिलेशनशिप है वो बहुत वीक है, या फिर 0.9 आ गया। अगेन जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा वीक है। आर वी क्लियर? इस पे जो क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो कोरिलेशन मेथड को डिस्क्राइब करो, जिसमें तुम पहले 3 पॉइंट्स भी कवर करोगे और उसके बाद में ये सारी रिलेशनशिप बताओगे। ठीक है। ओके। Moving on to next method, that is survey research. अब जो सर्वे रिसर्च है वो इसलिए एग्जिस्टेंस में आई थी क्योंकि हमें ओपिनियंस पढ़ने थे, एटीट्यूड्स पढ़ने थे और सोशल फैक्ट्स पढ़ने थे। ठीक है। इनका जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि हमें जो इनिशियली जो कंसर्न था वो ये था कि हमें रियलिटी पता लगानी है, हमें किसी भी बात की बेसलाइन पता लगानी है। इसलिए ये मेथड यूज होता था टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, जैसे कि लिटरेसी रेट एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या था, या फिर रिलीजियस एफिलिएशंस क्या है, इसके अलावा इनकम लेवल एक पर्टिकुलर ग्रुप का क्या है। ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए हम सर्वे रिसर्च मेथड पहले यूज करते थे। इसमें हमें ये भी पता चलता है कि लोगों का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स सपोज फैमिली प्लानिंग, या फिर पंचायती राज को क्या पावर्स मिलनी चाहिए उस पर लोगों का क्या एटीट्यूड है, या फिर लोगों का हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, सैनिटेशन एक्सेट्रा को लेकर क्या ओपिनियन है या क्या एटीट्यूड है, ये जानने के लिए हम सर्वे रिसर्च यूज करते थे। लेकिन अब जो है ये जो मेथड है वो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक बन चुका है, जो कि बहुत सारे कॉजल रिलेशनशिप्स को जानने में हमारी मदद करता है कि एक चीज का दूसरी चीज से क्या रिलेशनशिप है, वो जानने में सर्वे रिसर्च हमारी मदद करता है। अब जो सर्वे रिसर्च है वो बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें से सबसे पहली टेक्निक जो है टेक्निक्स for collecting information, सबसे पहले है पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यूज जो है नाम से समझ में आ रहा है, इसमें टू और मोर पीपल होते हैं, दे सिट फेस टू फेस विद ईच अदर, एंड एक इंसान होता है जिसको हम इंटरव्यूअर बोलते हैं, वो दूसरे इंसान से, जिसका ज्यादातर हम उसको इंटरव्यूई या रिस्पोंडेंट बोलते हैं, उससे क्वेश्चन करता है और कहीं ना कहीं आंसर्स जानने की कोशिश करता है टुवर्ड्स द वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है।
और जो इंटरव्यू है वो बहुत पर्पसफुल एक्टिविटी है जिससे हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, एटीट्यूड्स और रीजंस किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के या फिर रिस्पोंडेंट्स के हमें इजीली समझ में आ जाते हैं। ज्यादातर फेस टू फेस कंडक्ट होता है, लेकिन कई बार ये फोन पर यानी कि कॉल पर भी कंडक्ट होता है। अब जो इंटरव्यू मेथड है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज मेथड है जब हमें किसी भी इंसान से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होती है। अब बहुत सारी सिचुएशंस में यूज हो सकता है ये मेथड। अब जैसे अगर तुम डॉक्टर के पास में जा रहे हो तो डॉक्टर भी तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं, उसके बाद में आप उसे वो इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो भी एक तरीके का इंटरव्यू ही है। अब जो इंटरव्यू है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, सॉरी 2 टाइप्स हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अब जो स्ट्रक्चर्ड ओके उससे पहले ये जो डिस्टिंक्शन हमने रखी हुई है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में, ये इस बेसिस पे है कि किस तरीके की प्रिपरेशन हम रखते हैं बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। जिस तरीके की प्रिपरेशन होगी उस तरीके से हमें समझ में आएगा कि जो इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। इसके अलावा किस तरीके के क्वेश्चंस हमें इंटरव्यू में पूछने हैं, एक तरीके की लिस्ट हमें प्रिपेयर करनी होती है बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। तो इन 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड होगा या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अब समझते हैं कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता क्या है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही रिटन होते हैं क्लियरली इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, और जो इंटरव्यूअर है उसके पास में बहुत कम या फिर थोड़ी सी लिबर्टी होती है कि वो वर्ड्स को चेंज कर सकता है या क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है या फिर ऑर्डर को चेंज कर सकता है कि किस ऑर्डर में पूछना है। और जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो भी ज्यादातर रिस्पोंडेंट को ऑलरेडी पता होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है, जिस तरीके के इंटरव्यूज मोदी गवर्नमेंट देती है जिसमें आंसर उनको ऑलरेडी पता होते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है इसके अंदर ये इसका एकदम ही विपरीत है, यानी कि एकदम ही उल्टा है, जिसमें जो इंटरव्यूअर है उसके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो डिसीजन ले कि उसे कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कब पूछना है, क्या वर्ड्स में पूछना है, किस सीक्वेंस में पूछना है। इस सब चीजों की इंटरव्यूअर को लिबर्टी होती है। जो रिस्पॉन्सेस होते हैं अगेन वो स्पेसिफाइड नहीं होते हैं, एकदम से ऑन द स्पॉट ही जवाब देना होता है। मतलब रिस्पोंडेंट चूज करेगा कि उसको किस तरीके से जवाब देना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंटरव्यू के अंदर वो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब एक रिस्पोंडेंट होगा और एक ही इंटरव्यूअर होगा, दोनों के बीच में इंटरव्यू चल रहा है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल टू ग्रुप, मतलब एक जो इंटरव्यूअर है वो एक है और वो ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज ग्रुप टू ग्रुप ग्रुप टू इंडिविजुअल, की एक ग्रुप ऑफ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर है वो एक इंसान से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि यूपीएससी के इंटरव्यूज में होता है कि पैनल ऑफ पीपल होते हैं और वो एक ही एस्पिरेंट से जो है सवाल जवाब करते हैं। ग्रुप टू ग्रुप का मतलब है इधर भी, यानी कि जो इंटरव्यूअर है वो भी ग्रुप में होगा और जो रिस्पोंडेंट है वो भी ग्रुप में ही होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर, तो हर कोई इंटरव्यूअर नहीं बन सकता है, अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता है, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है अगर आपको इंटरव्यूअर बनना है तो। एक गुड इंटरव्यूअर को ये पता है कि रिस्पोंडेंट को एक तरीके से उसके साथ रैपो कैसे बिल्ड करनी है, उसको एकदम कंफर्टेबल कैसे करवाना है जिससे हमें प्रॉपर हमारे आंसर्स मिल जाएं। इसके अलावा वो रिस्पोंडेंट को लेके सेंसिटिव होते हैं ताकि अगेन हमें आंसर्स मिल जाएं एंड कहीं पे भी हम सामने वाले की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोब करना है सामने वाले को, किस तरीके से उसके ऊपर हल्का सा दबाव बढ़ाना है जिसकी वजह से वो जो है रिस्पॉन्ड कर दे हमारे क्वेश्चन को,
इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यूज में वेग आंसर्स देते हैं रिस्पोंडेंट्स, तो कैसे उसको वापस से पॉइंट पर लेकर आना है या फिर उसको पैराफ्रेज करके क्वेश्चन दोबारा से समझाना है, ये भी एक अच्छे इंटरव्यूअर को पता होता है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू मेथड। ठीक है, सर्वे रिसर्च का भी एंड नहीं हुआ है, इंटरव्यू मेथड की हम एडवांटेजेस बात कर रहे हैं। इंटरव्यू मेथड में हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल है, अडेप्टिव है कि मतलब आप सिचुएशन टू सिचुएशन अडेप्ट कर सकते हो। ऑल्सो बहुत ज्यादा एडिक्वेट मेथड है कि आप किसी और मेथड को चूज करने की बजाय इसी मेथड को चूज करके अपनी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। इसके अलावा हम इसको बच्चों के साथ में भी यूज कर सकते हैं एंड नॉन लिटरेट लोगों के साथ में भी यूज कर सकते हैं। जो एक इंटरव्यूअर है उसको पता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन हम रिपीट कर सकते हैं या पैराफ्रेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कई बारी सामने वाले से इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन निकलवाना बहुत ही मेहनत का काम हो जाता है। ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमें इंटरव्यूअर्स को भेजना पड़ेगा, यानी कि अच्छे इंटरव्यूअर्स को हायर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टेक्निक जो है जो हम सर्वे रिसर्च में यूज करते हैं वो है क्वेश्चनर रिसर्च। अब जो क्वेश्चनर है वो सबसे कॉमन, सिंपल और वर्सटाइल लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्ट मेथड है जब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। इसके अंदर पहले से ही प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हमने पहले से वो क्वेश्चंस बना रखे हैं और रिस्पोंडेंट को उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करे और उसके बाद में प्रॉपर आंसर्स जो है वो मार्क कर दे, या तो वर्बली बता सकता है या फिर वो मार्क कर सकता है रिस्पोंडेंट। सो बहुत सारे वेज हैं, जैसे हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हैं जिससे अगेन हम क्वेश्चनर रिसर्च कर सकते हैं। क्वेश्चनर्स जो हैं वो हम एक ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे और उसके बाद में वो लोग अपने आंसर्स लिखकर हमें वो चीज रिटर्न कर सकते हैं या फिर मेल के थ्रू हमें भेज सकते हैं अपने आंसर्स। जो क्वेश्चनर है वो बैकग्राउंड और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। पास्ट बिहेवियर किस तरीके का था उसके लिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। एटीट्यूड या ओपिनियंस क्या है उसके लिए भी यूज हो सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी नॉलेज क्या है उसके लिए भी यूज हो सकता है। इसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से या पॉलिटिकल पार्टी से आपको एक्सपेक्टेशंस या एस्पिरेशंस क्या है उसके लिए भी ये मेथड यूज आराम से हो सकता है। अब बहुत बारी जो सर्वे है हम कैसे कंडक्ट करते हैं कि हम ईमेल में क्वेश्चनर भेज देते हैं। अब यहाँ पर ईमेल में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, मतलब पुअर रिस्पॉन्सेस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चनर रिसर्च में भी वो भी दो तरीके के होते हैं। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, ये दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चनर रिसर्च। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका प्रोबेबल आंसर या करेक्ट आंसर आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको नहीं पता, आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको क्या आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक हम यूज करते हैं सर्वे रिसर्च में वो है टेलीफोनिक सर्वे। नाम से समझ में आ रहा है टेलीफोनिक सर्वे,
टेलीफोनिक सर्वे मतलब हम टेलीफोन पे सर्वे करेंगे, यानी कि कॉल करके सामने वाले को हम सर्वे लेंगे, जिससे हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। अब that's it. Now we are going to study the advantages and disadvantages of survey research. इस मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। सो एडवांटेजेस क्या है सर्वे मेथड के? बहुत सारे हैं, जैसे कि आप इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली बहुत बड़े सैंपल ऑफ पीपल से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो सर्वेज है वो बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाते हैं, जिससे हमें पब्लिक ओपिनियन बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे कोई इश्यू अराइज हुआ वैसे ही हमें पब्लिक ओपिनियन मिल जाएगा सर्वे रिसर्च करके। डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे कि आप इंटरव्यूअर को जानते नहीं हो, इसलिए आप अनकोऑपरेटिव हो सकते हो, मतलब रिस्पोंडेंट जो है वो अनकोऑपरेटिव हो सकता है, रिलक्टेंट हो सकता है, या फिर जो आंसर्स हो सकते हैं वो सुपरफिशियल हो सकते हैं, मतलब वो कुछ भी वेग आंसर्स दे रहे हैं। इसके अलावा इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे अगर आप टेलीफोनिक सर्वे कर रहे हो या फिर आपने मेल्स के थ्रू अपना सर्वे भेजा है, तो आपको पता ही नहीं है कि उसका रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है। सपोज करते हैं कि आपको आंसर चाहिए 19 इयर्स की फीमेल से, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड जो कर रहा है वो एक 20 इयर्स का मेल कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आपको नहीं पता ना मेल पे कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें एज नहीं पता चलती, जेंडर नहीं पता चलता, इनकम लेवल नहीं पता चलती, एजुकेशन लेवल्स नहीं पता चलते, तो इसके अलावा साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं पता चलते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत बायस्ड आएंगे, मतलब मेरा डेटा कंटामिनेट हो जाएगा। और इसके अलावा जो लोग हैं वो बहुत इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेमोरी लैप्सेस। जरूरी नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट क्योंकि मेमोरी लैप्स हुआ है कि इंसिडेंट बहुत पहले हुआ था और अब उनको याद ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कई बारी लोग जो हैं वो आंसर करते हैं जो उन्हें लगता है कि एक इंटरव्यूअर शायद सुनना चाहता है, तो सोशल डिजायरेबिलिटी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, so rest we are going to continue in the next class.